नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी के लिए इंग्लिश एक्सपेक्टेड सेट 6 की, जिसमें हम एसएससी में ही पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे और जो आपके सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल और इन सारे एग्जाम्स के लिए जिनमें इंग्लिश आती है एसएससी के, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता होगा कि ओकैब जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, तो ये सारे ओकैब्स आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना। और हमने आज से ही सीपीओ के लिए एक्सपेक्टेड मैथ्स के सेट शुरू किए हैं, जिसमें हम सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, सारे टॉपिक्स का रिवीजन होता रहेगा। तो उसका आज एक्सपेक्टेड सेट 1 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। उसमें हम 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे हम 25 क्वेश्चंस का सेट करते रहेंगे, ताकि आपको सीपीओ में जो 50 क्वेश्चंस आते हैं उसका ऐसे 25 सेट कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे और समय रहते और भी सेट्स किए जाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियोज आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। यानी कि आपको क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बोले तो समानार्थी। आपका वर्ड है कोपियस। कोपियस आपने पढ़ा होगा। कोपियस मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सेट में करवाया था। कोपियस मतलब होता है भरपूर या प्रचुर। कोई चीज़ अगर प्रचुर मात्रा में है तो उसको कहते हैं कोपियस। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोपियस की और इंग्लिश क्या होती है और इंग्लिश मीनिंग्स क्या होती है, तो आप कहेंगे प्लेंटीफुल। भी आपने पढ़ा होगा। प्लेंटीफुल मतलब भी यही होता है। एबंडेंट मीन्स भी यही होता है, प्रचुर मात्रा में। तो एबंडेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। यानी अगर सिनोनिम की बात करें तो प्लेंटीफुल और एबंडेंट इसके सिनोनिम हैं। अगर वास्ट की बात करें, वास्ट मतलब क्या होता है, अब देखो कोपियस मतलब भी प्रचुर होता है, प्लेंटीफुल एबंडेंट सबका मतलब प्रचुर होता है, तो इसका सिनोनिम तो प्लेंटीफुल हो गया। अब हम और वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन से ही दे दे। तो वास्ट मतलब होता है विशाल। कोई चीज़ बहुत बड़ा है तो उसको कहते हैं विशाल। आइडेंटिकल मीन्स होता है कि कोई चीज़ द सेम है, यानी कि किसी टाइप, जैसे अगर मैं बात करूँ, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, दोनों एकदम सेम साइज सेम एंगल के हैं, तो कहलाएंगे ये दोनों आइडेंटिकल ट्राइंगल्स है। यानी दो चीज़ें, आपका एक हाथ दूसरे हाथ के आइडेंटिकल होता है, यानी कि एक हाथ दूसरे हाथ पर रखो तो पूरी तरह से ढक जाता है, यानी आप कहेंगे दोनों आइडेंटिकल होते हैं, यानी एक रूप के होते हैं। अगर बात करूँ मेसी की, तो मेसी मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मैस फैला, कहते नहीं है लोग कि बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ है। इट मीन्स गंदगी होता है, मैला कुचैला या डस्टी कह सकते हैं। क्या होता है, गंदगी। मेसी मीन्स क्या होता है, गंदगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डस्टी या हम कह सकते हैं मेसी। मेसी मतलब क्या होता है, गंदगी। तो आपको पता चल गया कोपियस मीन्स होता है प्रचुर। और आप मेरे साथ आंख बंद करके रिवाइज करेंगे, कोपियस, एबंडेंट, प्लेंटीफुल। कोपियस, एबंडेंट, प्लेंटीफुल, सबका मतलब क्या होता है, प्रचुर। दिमाग में बैठ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले वर्ड का अपोजिट बताना है। यहाँ पे दिया गया अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है। एक्स्ट्रानियस। अब आपको दिख गया होगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब होता है अधिक। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, अधिक। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, अधिक। अब एक्स्ट्रानियस की अगर मैं हिंदी की बात करूं, तो कोई चीज़ इतनी हो जितने की ज़रूरत ना हो। कोई चीज़ इतनी हो जितने की ज़रूरत ना हो, यानी कि अनर्गल। हिंदी में बात करें तो अनर्गल कह सकते हैं, यानी जिसकी ज़रूरत ना हो वो चीज़ें। तो इसके लिए हम सिनोनिम की बात करें अगर, तो इर्रिलेवेंट हो जाएगा आपका सिनोनिम। इर्रिलेवेंट मतलब क्या होता है, अनर्गल। ठीक है, अगर बात करें इमैटेरियल, तो इमैटेरियल भी हो जाएगा, इमैटेरियल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल मीन्स भी अनर्गल ही होता है, एक्सटर्नल भी हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आउटसाइड, तो आउटसाइड भी हो जाएगा, उसका मतलब होता है, मतलब सबके सेंस क्या आ रहे हैं, अनर्गल। एक्सटर्नल, इमैटेरियल, इररिलेवेंट, आउटसाइड, एक्सट्रानियस, सबका मतलब होता है अनर्गल। अब अनर्गल अगर कोई चीज़ है तो या हम कहें अप्रत्याशित भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है अप्रत्याशित। या हम इसको कह सकते हैं, इसका एक सिनोनिम और लिख लीजिएगा, अनयूजुअल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर कि और सारे, अभी इसका सिनोनिम तो हम जान गए, लेकिन एंटोनिम के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा। एंटोनिम अगर हमें जानना है तो आप एक चीज़ देखिए, इसका मतलब एक्स्ट्रानियस मतलब होता है अनर्गल, और रिलीवेंट मीन्स क्या होता है, जो बड़ी काम का हो, यानी तर्क संगत। कोई चीज़ प्रासंगिक हो तो उसको कहते हैं रिलीवेंट, यानी कि अनर्गल का विपरीत क्या हो गया, प्रासंगिक। यानी रिलीवेंट क्या हो गया, एक्स्ट्रानियस का एंटोनिम। तो एक्स्ट्रानियस के आप मेरे साथ सिनोनिम रिवाइज करेंगे, आंख बंद करिए। इररिलेवेंट, इमैटेरियल, एक्सटर्नल, आउटसाइड, अनयूजुअल, ये सारे एक्स्ट्रानियस। एक्स्ट्रानियस मीन्स होता है अनर्गल। ये सारे जो वर्ड्स मैंने बताए ये क्या है, सिनोनिम है। और एंटोनिम की बात करें तो रिलीवेंट, यानी कि जो प्रासंगिक चीज़ें हैं या यूजुअल चीज़ें हैं वो हो जाएंगी इसकी एंटोनिम।
अगर मैं बात करूँ अनयूजुअल मीन्स क्या होता है, अनयूजुअल मीन्स होता है जो प्रत्याशित ना हो, यानी अप्रत्याशित, जो सोचा न गया हो, अप्रत्याशित। डिस्प्रिटेड मतलब क्या होता है, डिस्प्रिटेड मतलब हम कह सकते हैं कि कोई लैक कर रहा है कॉन्फिडेंस में, यानी डिप्रेस्ड है, यानी खिन्न, अगर हिंदी में बात करें तो खिन्न कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं डिप्रेशन में कोई व्यक्ति है तो उसको कहते हैं डिस्प्रिटेड। ठीक है, डिस्प्रिटेड मीन्स क्या होता है, कोई अगर कॉन्फिडेंस में लैक कर रहा है तो उसको कहते हैं डिस्प्रिटेड। रिलीवेंट आपको पता ही है। और अगर हम इंट्रूजिव की बात करें, यानी फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंट्रूजिव। इंट्रूजिव मतलब होता है कि कोई चीज़ आपका मतलब अगर अधिकार ना हो फिर भी प्रवेश हो जाए, यानी कोई आपसे घर में आपके बिना पूछे घुस जाए तो उसको कहते हैं इंट्रूजिव टाइप का हो गया, घुसपैठिया टाइप का हो गया। ये आपका घर है, इसमें कोई व्यक्ति आ जा रहा है बिना पूछे बिना अधिकार के, तो उसको कहते हैं इंट्रूजिव, यानी अनाधिकार के अगर कोई आपके घर में प्रवेश कर रहा है तो आप कहेंगे इंट्रूजिव। या हम कहें कहीं एडमिशन हुआ और कंपटीशन बेस्ड था, यानी इंट्रेंस हो रहा था और उसने बिना पास के एडमिशन ले लिया तो हम कहेंगे इंट्रूजिव एडमिशन ले लिया। तो सबके मीनिंग आपको पता चल गया और आपको ये भी पता चल गया एक्सट्रानियस मतलब होता है कि अनर्गल। थर्ड वर्ड देखिए, कहा गया 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी एक वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, बाकी 3 मिसस्पेल्ड हैं। तो आपसे पूछा गया कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है, यानी सही से कौन लिखा गया। आपको पता होगा डिस्क्रिपेंसी की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप कहेंगे DISCREPANCY। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है असंगति, यानी असंगति होता है डिस्क्रिपेंसी मीन्स। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, DISCREPANCY, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। डिस्क्रिपेंसी मीन्स क्या होता है, असंगति। असंगति की अंग्रेजी क्या होती है, स्पेलिंग एक बार आंख बंद करिए, बिठाइए दिमाग में, DISCREPANCY। याद हो गया, DISCREPANCY। अंग्रेजी में कुछ चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी, उसको समझने कोई मतलब नहीं है, वो क्या वगैरह रट लिया करिए, वो अगर आप समझने जाएंगे तो हो सकता है बहुत दिमाग लगाना पड़े। कहा गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर, यानी एरर फाइंड करना है, किसी पार्ट में एरर है आपको बताना है। कहा गया द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी इंग्लिश डेलीज। कहा गया द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी इंग्लिश, ठीक है, डेलीज। अब कहा गया कि उसके पास लार्जेस्ट सर्कुलेशन है, किसके पास, स्टेट्समैन के पास लार्जेस्ट सर्कुलेशन है इंग्लिश डेलीज का। अच्छा, लार्जेस्ट सर्कुलेशन बोला गया तो मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में। अब बहुत ज़्यादा संख्या के लिए क्या एनी का प्रयोग होता है, नहीं, यानी कि उसके पास सभी इंग्लिश डेलीज का लार्जेस्ट सर्कुलेशन है, यानी हम कहेंगे द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज, यानी कि सभी अंग्रेजी पत्रों का उसके पास सबसे मतलब लार्जेस्ट सर्कुलेशन है, यानी एनी की जगह पे आल आएगा, क्योंकि यहाँ लार्जेस्ट की बात हुई और लार्जेस्ट मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा संख्या में, यानी सभी का लगभग। तो आपके एरर किस पार्ट में लाई कर रहा है, बी पार्ट में, जहाँ पे एनी की जगह पे आल आएगा। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द स्टेट्समैन हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया ये पीरियड ऑफ 6 years हैव इलेप्स्ड सिंस आई लास्ट सॉ हर, यानी मैंने जब उसे देखा तब से 6 साल हो गए हैं। अच्छा देखो, ये पीरियड ऑफ 6 years यानी कि एक समय की बात की गई, 6 साल के समय की। और अगर एक पीरियड की बात हो रही है तो ये सिंगुलर नाउन हुआ, यानी ए पीरियड, अगर ए पीरियड ऑफ 6 year कहा गया यानी कि एक 6 साल का एक अंतराल कह सकते हैं। तो अंतराल यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, ना कि 6 साल। 6 साल का अंतराल यानी एक सिंगुलर नाउन बन रही है। पीरियड ऑफ 6 years क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हैव आ रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पे आना क्या चाहिए, हैज, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। यानी ये पीरियड ऑफ 6 years इज सिंगुलर नाउन, सो वी विल यूज सिंगुलर वर्ब विद इट, यानी आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हैव की जगह पे हैज यूज करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। तो ये पीरियड ऑफ 6 years हैज इलेप्स्ड सिंस आई लास्ट सॉ हर, यानी आपका एरर किस पार्ट में लाई कर रहा है, बी में, हैव की जगह पे हैज आएगा बस। अगला प्रश्न देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, पढ़िए। फॉर सेवरल ईयर्स नाउ माई न्यूज़पेपर एजेंट हैज़ बीन स्पेलिंग माई नेम इनकरेक्टली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बहुत साल हो गए मेरा मेरा न्यूज़पेपर एजेंट मेरा नाम सही से लिख रहा है। ठीक है, या लिखता आ रहा है या लिख रहा है।
आपने देखा फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, यानी कि अभी बहुत साल हो गए। माई न्यूज़पेपर एजेंट सिंगुलर नाउन, हैज़ बीन स्पेलिंग, हैज़ बीन आया, हैज़ सिंगुलर वर्ब, बीन आया तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म, बिल्कुल सही है। माई नेम इज़ इनकरेक्टली, एकदम सही है, मेरा नाम सही से, यानी यहाँ पे कोई एरर आपको दिखनी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, यानी कि बहुत साल हो गए। माई न्यूज़पेपर एजेंट हैज़ बीन स्पेलिंग, यानी यहाँ भी कोई एरर नहीं है। माई नेम इन करेक्टली, ये भी कोई गलती नहीं, तो आपका यहाँ पे नो एरर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कोई एरर लाई नहीं करता। डी पार्ट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने इस वजह से बोला कि जहाँ पे एरर नहीं होती वहाँ हम लोग ज़रूर एरर निकाल देते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि बताइए इसमें कहाँ पे एरर है, तो कोई एरर नहीं है इस वाक्य में। कहा गया द सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स या वर्ड, 4 alternatives आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड क्लिक द बटन करिस्पॉन्डिंग टू इट, यानी आपको बताना कि क्या भरा जाएगा, एक वर्ड या 2 वर्ड जितने भी भरने हैं क्या भरा जाएगा। कहा वन ऑफ द रीजन्स द इम्प्रेशनिस्ट्स caused such a scandal was ... their colors were too bright। कहा गया कि एक रीज़न था इम्प्रेशनिस्ट का, कॉस्ट सच अ स्कैंडल वाज। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि सर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर रीजन कहीं पे आता है तो उसका रीजन बताने वाला एक वाक्य मतलब शब्द भी होना चाहिए। तो कहा गया एक रीज़न ये है जो मतलब इस इम्प्रेशनिस्ट ने ये स्कैंडल क्रिएट किया या कॉज किया, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आएगा, क्योंकि रीजन दिया गया। रीजन के बाद एक ऐसा वर्ड आना चाहिए जो कारण बताए, यानी यहाँ पे आना चाहिए बिकॉज। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि बिकॉज कहाँ पे आता है, जहाँ पे कारण बताना होता है। बिकॉज देयर कलर्स वर टू ब्राइट, यानी कि उनका कलर बहुत ब्राइट था, तो यहाँ पे रीजन बताना है, इस वजह से बिकॉज आएगा। रीजन किससे बताया जाता है, बिकॉज से। दैट्स ऑल, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। कहा गया सी मस्ट समटाइम्स ... टू रन अवे। इसका ऑप्शन जहाँ पे दिखेगा वहाँ से करेंगे। मैं सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, सी मस्ट, ऐसे यहाँ पे मस्ट के बाद समटाइम्स, सॉरी, सी मस्ट समटाइम्स ब्लैंक पार्ट टू रन अवे। ये था आपका सेंटेंस, ठीक है। यानी सी मस्ट समटाइम्स टू रन अवे। अब देखिए रन अवे मतलब भाग जाना। मस्ट आपको बताया नेसेसिटी दिखा रहा है, यानी उसने उसने कुछ मतलब कई बार सोचा होगा भाग जाने को। अब सी मस्ट, मस्ट के साथ आपका हैज आएगा नहीं, आपको पता है सी के साथ हैज आता है, लेकिन मस्ट आया है तो मस्ट के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। यानी सी मस्ट हैव, या हम अगर समटाइम्स ना होता तो हम कहते हैं सी मस्ट हैव वांटेड टू रन अवे। यानी यहाँ पे आपको पता है कि अगर समटाइम्स ना होता तो आपका सी मस्ट हैव, आपको पता है मस्ट के साथ हैव आता है, लेकिन चूंकि समटाइम्स यूज करना था तो समटाइम्स मस्ट और हैव के बीच में आया। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये समटाइम्स आया है वो मस्ट और हैव के बीच में आया है। तो आपका अगर मस्ट आ गया तो यहाँ पे हैज ना यूज कर दीजिएगा सी को देखते हुए, आपको मस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाना है। मस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही, ना हैज आ सकता है, ना हैविंग आ सकता है, ना हैज, तो आपका मस्ट के साथ हैव आना चाहिए। और हैव के बाद आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वांट का थर्ड फॉर्म वांटेड आएगा। यानी आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा सी मस्ट समटाइम्स हैव वांटेड टू रन अवे। उसने कुछ मतलब कई बार सोचा होगा भाग जाने को, यानी उसने कई बार भाग जाने को सोचा होगा। सी मस्ट समटाइम्स हैव वांटेड टू रन अवे। करेक्ट स्ट्रक्चर बनेगी आपके सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए, कहा गया द बैंक डिसाइडेड टू ... देम द मनी एज देवर रिलायबल क्लाइंट्स, यानी कि वो भरोसे योग्य क्लाइंट्स थे, तो गवर्नमेंट बैंक ने क्या चाहा, उनको कर्जा देना चाहा। अब आपको पता है कि अगर कर्जा देना चाहता है तो आपको पता है कि क्या किया जाए, लेट तो होता नहीं। कर्जा देने का क्या होता है, कर्जा देने की एक ही अंग्रेजी होती है LEND, मतलब बहुत सारी अंग्रेजी होती है, लेकिन इनमें से बारो मतलब होता है उधार लेना। लीज मतलब होता है कि क्या करना, लीज एट इजी लीज, एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं आ रही है याद, लेकिन लीज मतलब क्या होता है एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे द बैंक डिसाइडेड टू क्या करना, लेंड। लेंड मतलब क्या होता है, उधार देना, यानी कि यहाँ पे लेंड आएगा आपका। लेंड मतलब होता है उधार देना, यानी कि आपका करेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा द बैंक डिसाइडेड टू लेंड देम द मनी एज दे वर रिलायबल क्लाइंट्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि कल से जो एक्सपेक्टेड सेट आएगा आपका अंग्रेजी के लिए, उसमें मैं पहले CGL 2019 के पेपर सारे सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आप लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, कई जन मांग चुके हैं कि सर इंग्लिश का पेपर कब करवाया जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है मेरे हिसाब
से इंग्लिश का पेपर करवाना 19 का। तो एक्सपेक्टेड सेट करते हुए मतलब उसको एक्सपेक्टेड सेट ही आप समझिएगा, लेकिन मैं पहले 19 या 18 जो भी जितनी शिफ्ट हुई वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप खुश हैं तो कमेंट सेक्शन में खुशी जाहिर कर दीजिएगा। अगला देखिए, कहा गया इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज अब आगे कोई पढ़ना नहीं है। ईडियम क्या है? स्मूथ रफल्ड फेदर्स, स्मूथ रफल्ड फेदर्स। देखिए, अगर मैं स्मूथ रफल्ड फेदर्स मतलब होता है कि स्मूथ मतलब क्या होता है? थोड़ा सा चिकना, या हम कह सकते हैं अच्छी स्थिति में लाया हुआ, और पंख को ऐसे मान लो कबूतर कहीं पे चोट खा गया या कोई पक्षी चोट खा गया, आपके पास तोता है, एक पेट है पैरट, जिसको चोट लग गई है और आप उसके फेदर को थोड़ा सा स्मूथ कर दे रहे हैं ऐसे ऐसे रब करके, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने उसका दुख कम किया है ना। दुख कम करने को अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो आप कहेंगे कि किसी को लेस ऑफेंडेड फील कराना, यानी इसका अर्थ हो जाएगा मेक समवन लेस ऑफेंडेड, मेक समवन लेस ऑफेंडेड, यानी कि किसी को कम ऑफेंडेड फील करवाना। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्या कर चुका है? एनॉय हो चुका है, यानी कि कोई एनॉय हो गया है, यानी कोई चिढ़ चुका है, और उसको अगर आप काम डाउन करवा रहे हो तो उसी को कहते हैं यू आर स्मूथिंग रफल्ड फेदर्स। यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप काम डाउन करवा रहे हो उस व्यक्ति को, यानी कोई एनॉयड पर्सन है उसको अगर आप काम डाउन करवा रहे हो तो इसका मतलब यू आर स्मूथिंग रफल्ड फेदर्स, ठीक है, या यू आर डूइंग स्मूथ रफल फेदर्स, जो भी यूज करना, इसका मतलब क्या होता है? मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड, यानी कि कम ऑफेंडेड फील करो। अब ईडियम शुरू हुआ तो एक और ईडियम एज्यूमियर्स, मैंने ये करवाया है, आपको बताया कि हेलुकिनेशन होता है या ऐसा मत भ्रम कह सकते हैं, ऐसा पढ़ा होगा आपने, लेकिन वहाँ पे ईडियम थोड़ा और था। यहाँ पे है एज्यूमियर्स। कहा नहीं जाता कि हवाओं से बात कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर लें कि आप हवाओं से बात करने लगे, यानी आप अपने आप को सुपीरियर समझें, यानी कि आप अपने आप की सुपीरियरिटी दिखाएं, यानी प्रिटेंड टू बी सुपीरियर, यानी सुपीरियरिटी अगर आप दर्शा रहे हैं अपनी तो उसको कहते हैं एज्यूमियर्स, यानी कि प्रिटेंड सुपीरियरिटी। आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि सर आप कितनी तेज़ चल सकते हो, आप कहें सर मैं हवाओं जितना तेज़ चल सकता हूँ, इट मीन्स कि आप थोड़ा एज्यूम कर रहे हो एयर्स, यानी यू आर एज्यूमिंग एयर्स, मतलब कि आप सुपीरियर फील करवा रहे हो कि आपके टक्कर में कोई नहीं है, ठीक है। जो अपने सर बताते हैं, एक सर मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ऐसे कुछ, तो वही वाली बात हो जाएगी। ही इज़ एज्यूमिंग एयर्स, यानी ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी सुपीरियर। समझ आ गया? ये भी देख लो, प्ले ट्रुआंट। ट्रुआंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रांट या ट्रुआंट जो भी पढ़ें, कहा गया ट्रुआंट ऐसा व्यक्ति होता है जो एब्सेंट रहता है, वन हु एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास विदाउट एनी एप्लीकेशन, यानी बिना बताए अगर कोई अपने आप को एब्सेंट कर लेता है, एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एब्सेंट्स हिमसेल्फ या हरसेल्फ यूज होगा, तो जो अपने आप को बिना बताए एब्सेंट कर लेता है उसको कहते हैं ट्रुआंट। यानी कि प्ले ट्रुआंट मतलब हो जाएगा कि कोई जो है वो क्या कर रहा है? अपनी कार्य से भाग रहा है, यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, यानी ही इज स्टेइंग अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी। यानी इफ़ यू यूज प्ले ट्रुआंट एज ईडियम, यू मीन, क्या आपका मतलब होगा? यू मीन यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर ड्यूटी, यानी कि आप अपने कार्य से अगर भाग रहे हैं तो यू आर प्लेइंग ट्रुआंट। अगर इडियमेटिक की मीनिंग पूछी जाएगी तो प्लेइंग ट्रुआंट हो जाएगा। अगला वर्ड देखिए, कहा गया 13th नंबर, कहा गया आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंसेस एंड क्लिक द बटन करेस्पॉन्डिंग टू इट। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। आपका सेंटेंस है वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, यानी मानव दिमाग के वर्किंग को जो पढ़ता है या इसका अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं? आपको पता है दिमाग का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपके दिमाग का अध्ययन करता है। अच्छा, बाकी वर्ड्स फर्जी तो दिए नहीं गए, इनका भी मतलब जान लेते हैं। अगर आपसे कहे एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन नेचर और बिहेवियर की बात करता है, यानी कि आदमी की टेंडेंसी और ह्यूमन बिहेवियर का अगर कोई अध्ययन करता है तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली एक साइंस होता है जिसमें हम ह्यूमन या ह्यूमन बिहेवियर बात करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो नर्वस सिस्टम की स्टडी करता है, नर्वस सिस्टम की स्टडी करता है उसको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, एथनोलॉजिस्ट क्या होता है? एथनोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजी का एक भाग होता है जिसमें हम दो व्यक्तियों के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके गुणों की तुलना करते हैं।
एथनोलॉजिस्ट होता है जैसे दो व्यक्ति आपके पास लाए जाते हैं, या दो व्यक्ति, ये कॉमन ह्यूमन नेचर होता है। आपके दो बच्चे होते हैं, आप कहते हो सर ये वाला इससे बेहतर है, यानी आप एथनोलॉजी पे बात कर रहे हो, यानी आप दो व्यक्तियों के कैरेक्टरिस्टिक्स की तुलना कर रहे हो। तो ये बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी का एक पार्ट ही होता है एथनोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हो, इसमें ह्यूमन बिहेवियर का कंपेयर करते हैं बस। वन वर्ड में एक और है, प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, यानी कि सैनिकों के रहने की जगह। आपको सबको पता होगा कि सैनिकों के रहने की जगह को क्या कहते हैं, बैरक्स। बैरक्स में सैनिक रहते हैं, यानी बैरक्स इज अ प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, यानी बैरक्स ऐसी जगह होती है जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं। अगर मैं बात करूँ सर ट्रेंच मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रेंच मतलब होता है गर्त, एक ऐसा जहाँ नदियाँ मिट्टी काट देती हैं, वहाँ पे एक गहरा सा गड्ढा बन जाता है। इसमें बेसिकली सैनिक भी कई बार युद्ध के दौरान ट्रेंच बना लेते हैं जिसमें रहते हैं, ताकि वो दिखाई न पड़े और वो युद्ध कर पाएँ। तो ट्रेंच बेसिकली गर्त को कहते हैं, गहरा सा मतलब लंबाई चौड़ाई वाला ऐसे होता है, टंकी नुमा, और ज़मीन में ही होता है, उसको कहते हैं खाई। आपने पढ़ा होगा मेरियाना ट्रेंच वगैरह। गैराज होता है जहाँ पे व्हीकल्स वगैरह हम पार्क करते हैं। क्वे क्या होता है, क्वे होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से जो मतलब पोर्ट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम गुड्स और पैसेंजर को लोड करते हैं, मतलब सामान और यात्रियों को लोड करते हैं शिपों पे और उतारते हैं, समझ रहे हो। यानी कि क्वे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वे जो होता है आपका QUAY, ये आगे बहुत काम आने वाला है अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर टाइप का कुछ बने। तो इसका मतलब होता है ये प्लेटफॉर्म, लिख लीजिएगा कहीं पे अपनी कॉपी में, ये प्लेटफॉर्म वेयर गुड्स एंड पैसेंजर्स आर लोडेड ऑन एंड ऑफ। लोडेड ऑन एंड ऑफ मतलब उतारे जाते हैं और चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म वेयर गुड्स एंड पैसेंजर्स आर लोडेड ऑफ एंड ऑन, क्वे होता है, ठीक है। एक और OWS देखो, ये पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, यानी एक ऐसा पर्सन जो साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट का हो, उसको क्या कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सर बोयर जो होता है वो साउथ अफ्रीकन टाइप का व्यक्ति होता है। आप ऐसे समझिए नेग्रॉइड्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है बोयर। अगर हम बात करें तीन ऑप्शंस और जो रिमेनिंग बच रहे हैं, बोर मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा कि पिग जो होता है, मेल पिग को कहते हैं, यानी पुरुष सुअर, क्या कहते हैं उसको, नर सुअर को मेल पिग को कहते हैं बोर, ठीक है। अगर हम बुअर की बात करें, बुअर मतलब होता है एक नैरो माइंडेड, या हम कह सकते हैं बैड मैनर्ड पीपल को हम कह सकते हैं, गंवार टाइप का या जाहिल टाइप का जिसको कहते हैं। तो बैड मैनर्ड पर्सन को क्या कहते हैं, बोर कहते हैं। और बोर जो होता है वो होता है किसी को आप उबा देना, उबाऊ टाइप का जो होता है उसको कहते हैं बोर या बोरिंग, समझ आ गया। तो ये बोर वो वाला है बोरिंग वाला, ये बोर है बैड मैनर्ड पर्सन के लिए, ये बोर है मेल पिग के लिए, और ये बोयर जो होता है वो बेसिकली साउथ अफ्रीकन डच लोगों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कहा गया कि ये सेंटेंस, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड, 4 अल्टरनेटिव्स गिवन टू द अंडरलाइन पार्ट विच विल इम्प्रूव द सेंटेंस, यानी आपको अंडरलाइन बोल्ड इंप्रूवमेंट करना है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। कहा गया कि सी टुक द साइकिल विच ही बॉट स्टर्डे। सी टुक द साइकिल विच ही बॉट स्टर्डे, तो आपको इसमें सही करना है। अब आपका इसमें अंडरलाइन पार्ट है ये, वो साइकिल ले आया विच ही बॉट स्टर्डे। आपको पता होगा कि अगर दो पार्ट देखो, विच के पहले और विच के बाद दो पार्ट इस सेंटेंस के बन रहे, एक ये और एक ये, वो साइकिल लाया, पहला पार्ट बन रहा है, और जो उसने कल खरीदा था ये दूसरा पार्ट बन रहा है। आपको पता है कि अगर दो सेंटेंस किसी कंजंक्शन द्वारा जोड़े जाएं और पहला सेंटेंस पास्ट में हो, सिंपल पास्ट में, तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा कि इफ़ यू मतलब अगर आप दो सेंटेंस को कंजंक्शन द्वारा ज्वाइन करते हैं, इफ़ यू ज्वाइन टू सेंटेंसेस या इफ़ यू ऐड टू सेंटेंसेस बाय अ कंजंक्शन, देन इफ़ फर्स्ट वन इज इन सिंपल पास्ट देन यू विल मेक सेकेंड वन इन पास्ट परफेक्ट। यानी कि अगर पहला सिंपल पास्ट में तो आपको दूसरे को पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि सी टुक द साइकिल दैट, यहाँ पे बीच ना आके दैट, साइकिल के लिए क्या यूज होगा दैट। यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। दैट, यहाँ पे दैट लिखेंगे। ही हैड, ही के बाद पास्ट परफेक्ट बनाना हैड, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, सॉरी बाई का थर्ड फॉर्म बॉट,
yesterday, यानी सी टुक द साइकिल दैट ही हैड बॉट yesterday, यानी आपका आएगा दैट ही हैड बॉट yesterday, यानी इसकी जगह पे क्या आएगा दैट ही हैड बॉट yesterday। रीज़न क्या है, अगर दो सेंटेंसेस को किसी कंजंक्शन द्वारा जोड़ा जाता है, अगर पहला सिंपल पास्ट में तो दूसरे को किस में रखा जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और इसी प्रकार होता है अगर पहला सिंपल प्रेजेंट में होता है तो दूसरा नियर बाई, अगर नियर बाई सेंटेंस होता है, या दो घटनाएं अगर प्रेजेंट में एक के बाद एक हो रही हैं, हम कहें दो घटनाएं क्रमशः इस प्रकार से हो रही हैं कि एक नियर बाई फ्यूचर में, एक थोड़ा उसके बाद वाले फ्यूचर में, तो उस पहले को सिंपल प्रेजेंट में, दूसरे को सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। उसी प्रकार ये भी रूल है। ये देखो कहा गया आई मस्ट से टू ए फीलिंग ऑफ एन अनइजीनेस, यानी कि मैं एक थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ, इसको मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, या कह दूंगा। तो अगर आप ऐसे कोई चीज़ फीलिंग अपनी बता रहे हो तो फीलिंग कन्फेस की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आई मस्ट कन्फेस अ फीलिंग, यहाँ पे से टू की जगह पे क्या आएगा, कन्फेस, यानी फीलिंग को कन्फेस किया जाता है। यानी कह सकते हैं कन्फेस करने का मतलब होता है खुसुर फुसुर करके बता देना कोई चीज़, या कोई दिल में छुपी बात को बताने को कहते हैं कन्फेस कहेंगे। तो आई मस्ट कन्फेस अ फीलिंग ऑफ एन अनइजीनेस। कन्बाई मतलब होता है कोई चीज़ क्लैंडस्टाइन तरीके से, यानी कि सरप्टिशियस तरीके से, या हम कहें गुप्त तरीके से की जाए तो उसको कनाइव कहते हैं। अगर मैं बात करूँ अटर, अटर मतलब होता है कि कंप्लीट, कहते हैं ना कि कोई चीज़ कंप्लीट हो गई तो उसको कहते हैं अटर कर गई, यानी कि कंप्लीट। तो कन्फेस होता है एक फीलिंग को बताना, ठीक है, तो कन्फेस करना, फीलिंग के सेंस में कन्फेस यूज करेंगे। ये भी देखिए कहा गया द पुलिस बुक्ड ये केस अगेंस्ट द टैक्सी ड्राइवर फॉर रॉन्ग पार्किंग। रॉन्ग पार्किंग के लिए पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर पे एक केस क्या किया जाता है, पुलिस केस क्या करती है, फाइल करती है, यानी आपका यहाँ पे फाइल होना चाहिए ना कि एनीथिंग, यानी द पुलिस फाइल्ड अ केस, फाइल्ड करेक्ट हो जाएगा, अगेंस्ट द टैक्सी ड्राइवर फॉर रॉन्ग पार्किंग, क्योंकि केस फाइल किया जाता है। तो ये रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है रोकना, रोट मतलब होता है लिखना, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, बुक मतलब बुक कमरा उमरा किया जाता है, या कोई गाड़ी वाड़ी बुक की जाती है, ना कि केस बुक किया जाए, केस फाइल किया जाता है। यानी पुलिस फाइल्ड, ये द पुलिस फाइल्ड केस अगेंस्ट द टैक्सी ड्राइवर फॉर रॉन्ग पार्किंग। ये देखिएगा कहा गया वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम लेह। ध्यान दीजिएगा मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूँ कि सर अगर आपके स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि वो कहीं से बिलोंग करता है, ठीक है, बिलोंग करता है कहीं से, तो आप क्या कहेंगे, क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे कि वो क्या करता है, लेह से आता है। अब यहाँ पे आपने कहा कि एक स्टूडेंट मेरा लेह से होता है या आता है। ओरिजिनेट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं से कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, या कहीं से उगता है, या ऐसे कहीं से कोई बिजनेस में राइज करता है, स्टार्ट करता है, बिगिन करता है, तो वहाँ पे तो ओरिजिनेट लिखेंगे बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्सन नेटिव यानी उसका रेजिडेंस या नेटिव बताएंगे तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कम्स। यानी कम्स कब यूज होता है, जब नेटिव यानी कहीं का नागरिक दिखाना हो या रेजिडेंट दिखाना हो, तब वहाँ पे क्या यूज करेंगे मेरे भाई, कम्स। यानी वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स कम्स फ्रॉम लेह, यानी ओरिजिन्स नहीं होगा, बिलोंग्स नहीं होगा, आपका होगा क्या, कम्स। कम्स कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे नेटिव या रेजिडेंट दिखाया जाए। और बिगिन कहाँ पे यूज हुआ जाता है, ओरिजिनेट कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे बिगिन, स्टार्ट या राइज दिखाया जाता है। कहा गया स्कार्सली हैड ही लेफ्ट द प्लेस, यहाँ तक व्हेन हिज फ्रेंड कम, यानी वो तुरंत ही गया था जब उसका फ्रेंड आया, वो उस स्थान से तुरंत ही गया था, जैसे ही वो गया उसका फ्रेंड आ गया। इसका मतलब ये हुआ। तो आपको पता होगा स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, वेयरली आपने पढ़ा होगा। तो इसका क्या होता है, स्कार्सली के बाद अगर इन्वर्जन यूज होता है तो स्कार्सली के बाद हैड आता है और ही लेफ्ट, एकदम करेक्ट है। हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्कार्सली के साथ हैड होता है तो आप एकदम सही यूज हुआ, स्कार्सली हैड ही लेफ्ट, बिल्कुल सही है। द प्लेस उस स्थान, व्हेन हिज फ्रेंड केम, यहाँ पे पास्ट है, सिंपल एकदम सही है। यानी आपका नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि स्कार्सली के बाद हैड, हैड के बाद आपका यही रूल ही होता है, स्कार्सली के बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी सेंटेंस में वो लिख देते हैं। तो आपने कर लिए 20 क्वेश्चंस। आपको आगे बढ़ने पे पैसेजेस मिल जाएंगे, ये आपको खुद करने 5 क्वेश्चंस। पैसेज करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपको हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि CGL 2019 का शिफ्ट और टॉपिक वाइज, CPO 19 का शिफ्ट और टॉपिक वाइज सारे सॉल्यूशंस आपको अभी रिसेंट अपलोडेड मिलेंगे, तो वह जाके आप देख सकते हैं। जिन लोगों को लगता है प्लेलिस्ट में 2018 CGL चाहिए, 2018 CPO चाहिए, उसके लिए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी,
उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज, जैसे कि हमारी मेंस की सीरीज चल रही है उसमें भी हम 2011 से लेकर 18 तक टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और हाँ, मैंने फिर से वही बताना ज़रूरी समझा कि कल से हम 2019 CGL का पहले सारे शिफ्ट के पेपर सॉल्व करेंगे, उसको मज़े से करेंगे ताकि आपको अंग्रेजी में भी कोई दिक्कत ना हो। तो 50 नंबर की जिम्मेदारी मैं लेके चल रहा हूँ, 50 की जिम्मेदारी आप लेके चलिए। बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। बने मातरम, जय हिंद।